नमस्कार, मैं हरिप्रसाद अग्रवाल, एसोसिएट प्रोफेसर, राजकीय महाविद्यालय बहरोड, इतिहास विभाग से इस वीडियो में पुनः आपका स्वागत करता हूं। और जैसा आपने पिछले वीडियो में देखा था, बलबन का राज्याभिषेक हुआ और बलबन ने राजत्व सिद्धांत के कुछ नए सिद्धांतों का प्रतिपादन करके अपने आप को निरंकुश शासक के रूप में स्थापित किया और प्रजा के मन में राजा के प्रति एक भय उत्पन्न करके अपने शासन को सुदृढ़ रूप प्रदान किया। आज हम बलबन के दिल्ली सल्तनत की सुदृढ़ीकरण के लिए किए गए कार्यों के बारे में विशेष रूप से अध्ययन करेंगे। तो उसके अंतर्गत जो बलबन द्वारा पहला जो कार्य किया गया वो हिंदू विद्रोहों का दमन किया गया था। जिस समय बलबन सिंहासन पर बैठा, देश में बड़ी संख्या में हिंदुओं के विद्रोह हो रहे थे, जिससे कानून और व्यवस्था पूरी तरह भंग हो गई थी। हिंदू विद्रोह ने भयंकर रूप धारण कर लिया था और चार प्रदेश थे उस समय। एक तो मेवात यानी दिल्ली का निकटवर्ती प्रदेश, दूसरा गंगा यमुना का दोआब, तीसरा अवध और कटेहर यानी आधुनिक रुहेलखंड। तो इस तरह से ये चार, अवध और कटेहर दो अलग अलग क्षेत्र हम मानते हैं, तो इस तरह से चार क्षेत्रों में आतंक फैला हुआ था। दोआब और अवध में हिंदू किसान निरंतर विद्रोह कर रहे थे। इस प्रकार बलबन के सिंहासनारोहण के समय हिंदू विद्रोह ने भयंकर रूप धारण किया हुआ था और इन विद्रोहों के खिलाफ बलबन ने बड़ी कठोरता से दमन की कार्रवाई की और हजारों की संख्या में विद्रोहियों को मौत के घाट उतार करके उनके स्त्री और बच्चों को दास बना लिया और जंगलों को साफ करवा कर वहाँ अनेक किलों का निर्माण करके उसने वहाँ दुर्धर्ष अफगान सैनिकों को नियुक्त किया ताकि भविष्य में इन प्रदेशों में फिर कोई विद्रोह नहीं हो। इस प्रकार उसने उक्त प्रदेशों में विद्रोह का दमन करके वहाँ शांति और व्यवस्था स्थापित करने में सफलता प्राप्त की। बलबन के द्वारा दूसरा जो कार्य किया गया था, जिसके बारे में हम पहले ही अध्ययन कर चुके हैं, उसने दल चालीसा का नाश किया, क्योंकि दल चालीसा बहुत शक्तिशाली हो गया था और वो समस्त शक्तियों को अपने हाथ में केंद्रित रखना चाहता था। यद्यपि बलबन स्वयं उसका सदस्य था और अपने आँखों से उसकी स्वेच्छाचारिता को देख चुका था, तो बलबन ने अपनी सत्ता को सुदृढ़ करने के लिए एक एक करके प्रमुख अमीरों को अपने वश में किया और उनकी शक्ति पर इस तरह प्रहार किया और उसके प्रमुख सदस्यों को विष या अन्य साधनों से मरवाकर इस दल की शक्ति का पूर्ण अंत कर दिया। उसने अपने चचेरे भाई शेरखा तक की, जो इस दल का शक्तिशाली सदस्य था, जहर देकर हत्या करवा दी। इसी प्रकार अवध के गवर्नर अमीन खां को, जो इस दल का एक अन्य शक्तिशाली सदस्य था, बंगाल का गवर्नर तुगलक खां के विद्रोह को दबाने में असफल रहने पर अवध के फाटक पर उसे जीवित ही सूली पर टकवा दिया था। इस प्रकार उसने तुर्की अमीरों को इतनी निर्दयता से नष्ट कर दिया कि जब खलजी अमीर उसके विरुद्ध सिंहासन के लिए प्रतिस्पर्धा के रूप में राजनीतिक क्षेत्र में उतरे तो वे आसानी से पराजित हो गए। इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता कि भारतवर्ष में तुर्क सत्ता के पतन के लिए भी कहीं ना कहीं बलबन उत्तरदायी था। बलबन के द्वारा तीसरा जो कार्य किया गया वो अपनी सेना का पुनर्गठन किया गया। अपने अनुभव से बलबन ने सीखा था कि सेना शासन का मूल आधार है। इसलिए बलबन ने सर्वप्रथम सेना की संख्या में वृद्धि की और केंद्रीय सेना में, जो दीवान अर्ज रक्षा मंत्री की अध्यक्षता में रखी गई थी, बड़ी संख्या में योग्य और स्वामी भक्त सैनिक अधिकारी नियुक्त किए और उनके वेतन बढ़ा करके उनको नगद वेतन के बदले कुछ जागीर देने की प्रथा प्रारंभ की गई और सैनिकों को सदैव फुर्तीला बनाए रखने के लिए, सतर्क और फुर्तीला बनाए रखने के लिए वह बार बार सैनिक अभ्यास पर बल देता था, है ना। और इस तरह से दीवान अर्ज के पद पर भी उसने एक योग्य व्यक्ति को नियुक्त किया, जिससे सेना में नव संचार हुआ। इस प्रकार बलबन ने अपनी सेना का पुनर्गठन करके अपनी सत्ता को दृढ़ किया। इसके अलावा बलबन ने कुछ प्रशासनिक उपाय और शासन संगठन के क्षेत्र में भी कार्य किए, जिनसे उसका शासन सत्ता सुदृढ़ रूप से स्थापित हुई। सिंहासन पर बैठने के बाद उसने समस्त नौकरशाही वर्ग जो स्वेच्छाचारी हो गया था और सुल्तान का उस पर कोई नियंत्रण नहीं था तथा शासन व्यवस्था पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गई थी,
किंतु सिंहासन पर बैठने के बाद बलबन ने कठोर नियमों को लागू करके दृढ़ संकल्प से इस वर्ग पर अपना पूर्ण नियंत्रण स्थापित कर लिया और उसको सुल्तान के प्रति निष्ठावान और आज्ञाकारी बना दिया। बलबन राजनीतिक सत्ता के केंद्रीकरण में भी विश्वास रखता था, अतएव अधिकांश सरकारी नियुक्तियां या तो स्वयं करता था या उसकी अनुमति से की जाती थी। प्रांतीय गवर्नरों को अपने अपने प्रांतों में घटने वाली घटनाओं की विस्तृत रिपोर्ट नियमित रूप से सुल्तान को भेजनी पड़ती थी। गवर्नरों के आर्थिक मामले पर वजीर के विभाग वजारत का पूर्ण नियंत्रण रहता था। इस प्रकार उसने अपने प्रशासन को सुदृढ़ आधार प्रदान किया और साथ ही एक अन्य कार्य के रूप में अपने प्रशासन को सुदृढ़ आधार प्रदान करने के लिए उसने गुप्तचर विभाग का भी गठन किया। बलबन ने एक विश्वसनीय और निष्ठावान गुप्तचर प्रणाली का गठन किया और प्रत्येक सरकारी विभाग और प्रांतों में विश्वसनीय गुप्तचर, जिनको बरीद कहा जाता था, नियुक्त किए, जो प्रांतों में होने वाली घटनाओं और अमीरों तथा राज्य कर्मचारियों के कार्यकलापों के बारे में नियमित रूप से सूचनाएं सुल्तान को भेजते रहते थे। उदाहरण के लिए बदायूं के बरीद को इसलिए सूली पर लटकवा दिया था क्योंकि उसने वहां के गवर्नर मलिक बकबक द्वारा अपने नौकर को पीट कर मार दिए जाने की घटना का समाचार सुल्तान को नहीं भेजा था। इन गुप्तचरों के वैसे सरकारी अधिकारी और कर्मचारी अपनी कार्यकुशलता और ईमानदारी के साथ कार्य करने लग गए थे। बलबन ने अपने आंतरिक विद्रोहों का भी दमन किया, जिसके अंतर्गत तुगरिल के विद्रोह का दमन विशेष रूप से उल्लेखनीय है। तुगरिल ने मुगासुद्दीन की उपाधि धारण कर अपने को लखनऊ का स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया था और तुगरिल ने इस विद्रोह की खबर सुनकर बलबन क्रोध से पागल हो गया और उसने अवध के हाकिम अवध खां को एक शक्तिशाली सेना के साथ तुगरिल के विद्रोह का दमन करने भेजा, किंतु तुगरिल ने इस शाही सेना को घाघरा के युद्ध में परास्त करके भगा दिया और अपनी सेना की इस असफलता से सुल्तान इतना क्रोधित हुआ कि उसने अमीन खां को अवध के फाटक पर फांसी से लटका दिया। 1280-81 में वह स्वयं उस विद्रोह का दमन करने के लिए गया और अपने द्वितीय पुत्र बुगरा खां को साथ लेकर के लखनऊ की ओर कूच किया। सुल्तान के आगमन की खबर सुनकर तुगरिल अपने साथियों के साथ पूर्वी बंगाल की तरफ भाग गया, किंतु सुल्तान ने अपनी सेना के साथ बड़ी तेज़ी से उसका पीछा किया और अंत में उसे पकड़ करके उसका वध कर दिया गया और तुगरिल को उसके समस्त मित्रों, समर्थकों और संबंधियों के साथ लखनऊ के बाजार में दोनों ओर स्थापित किए गए फांसी के तख्तों पर लटका दिया गया। इस प्रकार सुल्तान ने बुगरा खां को लखनऊ का सूबेदार नियुक्त किया और दिल्ली के विरुद्ध कभी विद्रोह ना करके अपने कर्तव्य के विषय में सलाह देकर वह वापस लौट आया। बलबन के समय में अनेकानेक मंगोल आक्रमण भी हुए थे, जिनका बड़ी दृढ़तापूर्वक उसने मुकाबला करके अपने शासन को सुरक्षित रखने में सफलता प्राप्त की और इस प्रकार मंगोलों के साथ निरंतर संघर्ष करते हुए फरवरी 1286 में बलबन के ज्येष्ठ पुत्र मोहम्मद की मृत्यु हो गई थी। अपने योग्य प्रियपुत्र की मृत्यु के बाद सुल्तान को बहुत आघात पहुंचा और वह एकदम निराश हो गया था। द्वितीय पुत्र बुगरा खां, जो आराम पसंद साधारण योग्यता का व्यक्ति था, उसके बारे में उसके विचार ठीक नहीं थे और अंत में अपना निकट समय समझकर उसने लखनऊ से बुगरा खां को अपने साथ रहने के लिए बुलाया, किंतु बुगरा खां उत्तरदायित्वहीन और आराम पसंद व्यक्ति था, इसलिए 3 महीने दिल्ली में रहने के बाद वह चुपचाप लखनऊ चला गया। बुगरा खां की इस उत्तरदायित्व विहीनता से वृद्ध सुल्तान को बड़ा दुख पहुंचा और अंत में मजबूर होकर उसने मोहम्मद के पुत्र कैखू सरो को अपना उत्तराधिकारी नामजद किया और उसके कुछ समय बाद 1287 के मध्य में उसका देहांत हो गया। इस प्रकार बलबन का अंत हुआ और मूल्यांकन के रूप में हम ये कह सकते हैं कि बलबन ने अपनी योग्यता से शासन सत्ता को प्राप्त किया और अपनी योग्यता के बूते पर ही उसने समस्त समस्याओं का सामना करते हुए उन समस्याओं का निवारण किया और दिल्ली सल्तनत को एक सुदृढ़ राज्य के रूप में स्थापित करने में सफलता प्राप्त की। यही नहीं
उसने आंतरिक विद्रोहों का दमन करते हुए बाह्य मंगोल आक्रमणों का सफलतापूर्वक सामना किया और इस प्रकार दिल्ली सल्तनत को उन्नति की चरम शिखर पर पहुंचाने में उसका योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा सकता है। इस प्रकार बलबन की सत्ता का अंत हुआ। अगले वीडियो में अपन बलबन के आगे के इतिहास यानी खिलजी साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।